साक्षी शादी करके ससुराल गई तो उसका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। घर में सभी लोग और मेहमान उसकी खूबसूरती से प्रभावित थे। वह तो एक छोटे से परिवार से आई थी। उसके परिवार में मम्मी पापा, एक बड़ी बहन और एक बड़ा भाई है। वह सबसे छोटी है और बहुत लाड प्यार से पली है। पोस्ट ग्रेजुएट में गोल्ड मेडलिस्ट थी। बहुत सुंदर थी, लेकिन अहंकार छू भी नहीं पाया था। उसमें कभी भी घमंड नहीं था। वह जैसे ही ससुराल पहुंची, सासू माँ ने अपनी ममता की छाव में रख बहुत अच्छे से स्वागत किया। ननंद भी हंसी मजाक करते हुए कमरे में ले गई। उस दिन वह सब नंदों के साथ सोई। निखिल से तो मुलाकात भी नहीं हुई। अगले दिन कुछ शादी की रस्में थी। शाम को रिसेप्शन था। सुबह सबने उसे उठाकर जल्दी तैयार होने को कहा। वह स्नान करने गई तो बाथरूम के बाहर एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उसने रात में बहुतों के पैर छुए थे, लेकिन पहचान किसी को भी नहीं पाई थी। बिटिया, साड़ी मत धोना, मुझे मुझे दो, मैं धो दूंगी। तुम बस स्नान कर निकल आओ। लेकिन साक्षी को शर्म आई। आखिर ऐसे कैसे किसी बुजुर्ग महिला को अपने कपड़े धोने दे दो। मैं धो लूंगी, आप चिंता ना करें। साक्षी ने कहा ही था कि पीछे से आवाज आई, दे दो, ये ऐसे मानने वाली नहीं है। तुम्हारे कपड़े धोकर ही दम लेगी। ये तो सासू माँ थी। लेकिन मम्मी जी, ये तुम्हारी दादी सास है, जिद्दी है, इसीलिए स्नान कर निकल आओ। कपड़े दे दो। साक्षी सकुचाते हुए स्नान कर अपने कपड़े उन्हें धोने को दे दिए। फिर उसे विवाह के लिए बने हुए मंडप में निखिल के साथ बिठाया गया, जहां सभी ने उन्हें कुछ न कुछ उपहार दिया। माँ, अब तुम आओ, सासू माँ ने कहा तो उन्होंने इशारे से मना किया। आओ ना, तुम नहीं दोगी तो मैं भी नहीं दूंगी, सासू माँ ने कहा। तो सबने उन्हें आश्चर्य से देखा। लेकिन वह अभी कैसे मंडप पर आकर नई बहू को आशीर्वाद देगी। रहने दो आशा, जब बहू अंदर आएगी तो वहाँ कमरे में दे देगी, चाची सास ने कहा। नहीं चाची जी, माँ को तो चलकर आशीर्वाद देना ही होगा, अन्यथा यह सभी विधि विधान अधूरा रह जाएगा। माँ की बात सुन सब हैरान रह गए। फिर दादी जी आई, उसे आशीर्वाद दिया, तब जाकर आशा जी शांत हुई। फिर उन्होंने भी बहू को उपहार के साथ आशीर्वाद दिया। आसपास की औरतें, रिश्तेदार कानाफूसी करने लगी। शुभ कार्य में एक विधवा को आगे करना ठीक है क्या? ये आशा ने ठीक नहीं किया। नई बहू के लिए अपशकुन का काम उसने खुद ही किया। आप लोगों को और कुछ बोलना है? वह मेरी सासू माँ है, और माँ बच्चों के लिए कभी अपशकुन नहीं होती। वह हमेशा आशीर्वाद देती है, इसीलिए आप लोग कृपया कुछ नहीं बोले। सासू माँ ने कहा तो सारी महिलाओं के मुंह बंद हो गए। माँ, अब अपने हाथों से नई बहू को खीर खिलाओ। यह एक रस्म थी। नई बहू को घर की महिलाएं एक एक चम्मच खीर खिलाती है। साक्षी आश्चर्य से अपनी सास को देखती रही। सबसे पहले दादी सास ने उसे खीर खिलाया और उसका मुंह चूम लिया। हमेशा खुश रहो, फूलो फलो और सबका मान सम्मान करो, यही मेरा आशीर्वाद है बहुरिया, दादी जी ने कहा तो साक्षी अंदर तक भीग गई। वह उनके पैरों में झुक गई। जी दादी जी, आप मेरा उपहार ले आइए, मुझे भी देना है। नई बहुरिया को मुंह दिखाई। दादी जी ने आशा जी से कहा, ये लीजिए, आप अपने मन का ही कीजिए। अरे, आपकी बहू को केवल आपका आशीर्वाद चाहिए क्या बेटा? ठीक कहा ना मैंने? आशा जी ने कहा तो उनकी माँ अड़ गई। फिर उन्होंने चांदी का एक सिंदूरदान आशा जी के हाथ से लिया और उसे साक्षी के हाथ में थमाया। बहुत ही प्यारा और अनमोल सा उपहार था वह। उसकी नक्काशी देख साक्षी खुश हो गई। उसे माथे से लगाकर अपने बैग में डाल दिया। दादी जी कुछ सोना तो देती, ये क्या चांदी का छोटा सा सिंदूरदान दिया। वही खड़ी हुई एक महिला ने कहा, इसके दादा रहते ना बेटा तो मैं कंगन बनवा कर देती, अभी मैं यही दे सकती हूँ। उनका चेहरा उतर गया था। दादी जी, ये मेरे लिए सबसे कीमती और अमूल्य उपहार है, साक्षी ने कहा। हाँ हाँ मेरी प्यारी बहू, तुम भी अपनी दादी सास को पहचान लो, सासू माँ ने कहा। साक्षी ने देखा अजीब सा रिश्ता था सास और दादी के बीच, लेकिन वह नई बहू थी तो कुछ नहीं कहा संकोच में। फिर पग फेरे के लिए साक्षी मायके चली गई। वहाँ कई महीनों के लिए रह गई। इसके बाद उसे पति के साथ पहले ससुराल जाना था और फिर पति के साथ जाना था। नवरात्रि की 10वीं में दिन देख उसकी विदाई ससुराल के लिए हो गई। शाम को वह हारी थकी पहुंची।
माँ ने समझा कर भेजा था कि जाकर ससुराल में आराम मत करना, मिलकर खाना बनाना, काम करना। लेकिन वहाँ पहुंचकर सुखद आश्रय मिला। जैसे ही पहुंची, दादी जी ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। हाँ हाँ, गोद में बिठा लो, कहीं की बिछड़ी हुई बहू मिली है ना? सास आशा जी ने मजाक में कहा। हाँ, क्यों नहीं, गोद में बिठाऊंगी ही। आपको जलन क्यों हो रही है? कब से देखने के लिए इसी तरस रही थी मैं, दादी जी ने कहा और साक्षी को अपने आलिंगन में भर लिया। थोड़ा प्यार हमारे लिए भी छोड़ दो, आशा जी ने कहा। साक्षी सकुचाई हुई सबके पैर छुई और रसोई में जाना चाहा, लेकिन सास से ज्यादा दादी सास जी ने कुछ भी करने से रोक दिया। अभी आई हो, आराम करो, मैंने और तुम्हारी सास ने मिलकर खाना बना लिया है। वह तो देखती रह गई। अगले दिन दादी जी ने चूड़ी वाली को बुलाकर लाई। आशा जी को और साक्षी दोनों को भर भर हाथ में चूड़ियां पहनाई। मैं इतनी चूड़ी नहीं पहनती हूँ माँ, चार चार डालूंगी बस, आशा जी कहती रह गई। लेकिन वह नहीं मानी। वह तो ना तो आशा जी को कुछ करने देती और ना ही साक्षी को। लेकिन साक्षी को ही बुरा लगता और उन्हें आग्रह से मना कर देती। लेकिन एक चीज अजीब लगती, वह हर जगह घूमने जाने के लिए साथ में तैयार रहती, एकदम गहरे रंग की साड़ी पहनती। आशा जी कभी कभी गुस्सा हो जाती। देखो माँ, यह सब रंग की साड़ी मत पहना करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ साड़ियाँ मंगवा देती हूँ, आशा जी ने कहा और उनके लिए हल्के रंग की साड़ियाँ मंगवा दी। दादी जी भी भुनभुनाते हुए हल्के रंग की साड़ियाँ पहन लेती। वह बहुत शौकीन थी। सासू माँ ने कभी नहीं कहा कि ये बहू बेटे के साथ घूमने जाएगी, लेकिन दादी जी तैयार रहती। साक्षी दुविधा में पड़ जाती। आज मेरा पोता कहाँ ले जा रहा है तुमको? साक्षी को तैयार होते देख दादी जी ने कहा। फिल्म देखने और उधर से ही रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए आएंगे, साक्षी ने कहा। मुझे नहीं ले चलेगी? इस पर साक्षी ने कह दिया, चलिए। आशा जी ने सुना तो बिगड़ गई। ये क्या माँ, जवान बेटी बहू के साथ कहाँ जाओगी? यहीं रहो चुपचाप। मम्मी जी, जाने दीजिए ना दादी जी को, आप भी चलिए। पागल हुई है तू, दोनों जाओ घूमने, हम बुढ़ियों के संग कहाँ जाओगी? आशा जी ने कहा तो दोनों चुप हो गई। लेकिन साक्षी को अच्छा नहीं लगा। एक दिन वह सबको लेकर बाजार गई। सबने अपने लिए खरीदारी की, फिर रेस्टोरेंट में खाते हुए घर वापस आई थी तो वह आशा जी को बच्चों की तरह व्यवहार करती, कभी सास बहू लगती ही नहीं थी। आशा जी के बाल संवारती, तेल डालती, उनके हाथ पैरों में मसाज करती, लेकिन आशा जी से वह कुछ नहीं करवाती। साक्षी भले ही उनकी सेवा करती तो उसे हृदय से भर भर कर आशीर्वाद देती। एक दिन साक्षी ने आशा जी से पूछा कि दादी जी आपको आप क्यों कहती हैं? उस दिन दादी जी मंदिर में गई थी, वह सुबह ही चली गई थी। आशा जी शाम को जाने वाली थी, इसीलिए आज आराम से सास से बात करने बैठ गई। तुम्हें यह क्यों जानना है बेटा, किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं मम्मी जी, बस एक कौतूहल है सब जानने की। दादी जी आपकी हम उम्र लगती है, उम्र का पता ही नहीं चलता उनका, इसीलिए बस, साक्षी ने सकपकाते हुए कहा। अच्छा ये बात है, माँ मेरी उम्र की ही लगती है। तो सुनो बहू, माँ मेरी उम्र की नहीं बल्कि 2 साल छोटी हैं। आशा जी से सुनकर साक्षी अचंभित रह गई। ये कैसे माँ, दादाजी ने दूसरी शादी की थी, लेकिन इतनी कम उम्र की लड़की से उन्होंने विवाह क्यों किया? अपने बराबर की स्त्री से विवाह क्यों नहीं किया? बात यह है बहू कि जब तुम्हारे ससुर 8 वर्ष के थे, उसी समय उनकी माँ चल बसी थी। बाबूजी ने उन्हें पाला और मात्र 15 वर्ष में ही उनकी शादी कर दी। मैं उस समय मात्र 13 साल की थी जब मेरे ससुर किसी गांव काम से दूसरे गांव गए थे। मैं अपनी चाची सास के साथ बात कर रही थी, तभी हल्ला करते हुए कुछ लोग आ गए। काका ने मोजा खरीदा, काका ने मोजा खरीदा। पता चला कि मेरे ससुर और गांव के ही एक काका ने 2 लड़कियां खरीद कर लाई हैं। दोनों ही विधुर थे। उनके गांव में पहले भी लड़कियां खरीद के लाई जाती थी और उन्हें मोजा कहा जाता था। गरीब माँ बाप बेटियों को अधिक आर्थिक अभाव में बेच देते थे। तब तक दोनों आ गए और दोनों के पीछे पीछे घूंघट में छोटे कद की 2 लड़कियां चली आ रही थी। मैं तो ठक रह गई। बाबूजी को इस उम्र में क्या सूझी? बेटा ये तुम्हारी सासू माँ है, इसका ख्याल रखना। ससुर जी कहकर बाहर ही चले गए। शायद उन्हें मेरे सामने शर्म आ रही थी। मैं गई और उस लजाती डरी हुई बच्ची को थामकर घर के अंदर ले आई। अंदर लाकर उसका घूंघट उतारा तो दिल दहल गया। यह तो एकदम बच्ची थी, मुझसे भी छोटी थी। गुस्सा भी आया ससुर जी पर कि मेरे से भी छोटी।
लड़के को पत्नी बनाने में उन्हें शर्म नहीं आई। चाची सास भी और सब बाबूजी की निंदा कर रही थी। मैं तो सोच में पड़ गई कि इस बच्ची का क्या होगा। वह भी मेरे में सिमटी रहती। ससुर जी देर रात आते और खाना खाकर सो जाते। तुम्हारे ससुर भी बाहर गए थे, वो भी बाहर गांव काम करने जाते थे, कई कई महीनों में आते थे। और ये माँ मेरी साड़ी के आंचल में अपनी साड़ी का आंचल की गांठ लगा लेती। रात में मुझसे एकदम चिपट कर सोती। उस समय से मासिक धर्म भी नहीं आता था। धीरे धीरे कुछ साल बीते और माँ को भी ज्ञान होने लगा। अब वह ससुर जी से उतना ना तो सहमती थी और ना ही डरती थी, लेकिन अभी भी मेरी साड़ी से अपनी साड़ी में गांठ लगाकर ही सोती। तभी तुम्हारे ससुर जी मुझे बाहर गांव ले जाने को कहने लगे, जहां वे नौकरी करते थे। वो सहम गई। मैं कैसे रहूंगी? आप मत जाइए, मुझे यहाँ सबसे डर लगता है। मुझे उस पर दया आ गई। लेकिन माँ, तुम्हें रहना तो ससुर जी के साथ है। वो धोती वाले से ज्यादा डर लगता है। मुझे बुलाकर वो मेरा हाथ छूते हैं, कभी मेरा गाल नोच लेते हैं। कभी वो आगे की बात न वह बोल पाई और न मैं सुन पाई। लेकिन ये मेरी मासूम सी माँ। मुझे गुस्सा आया इसके घर वालों पर, अपने ससुर जी पर, जिन्होंने एक कच्ची उम्र की बच्ची को इस दलदल में धकेल दिया था। कहाँ 12 साल की कच्ची कली सी बच्ची और कहाँ एक 35 साल का पका हुआ पुरुष। उफ, मैं कांप गई और अपनी इस मासूम माँ की नियति पर। फिर मैंने अपने को मजबूत किया और धीरे धीरे माँ को सब बताना समझाना शुरू किया। बेशरम होकर ससुर जी से भी बात की कि सासू माँ को धीरे धीरे विश्वास में ले। ससुर जी तो शर्म में गड़ गए। उन्हें अब अफसोस हो रहा था कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन अब इसका फायदा भी नहीं था। अब धीरे धीरे सासू माँ ससुर जी से बातें करने लगी, उनका ध्यान रखती, उन्हें खाना देती, उनके साथ बातें करती। इसका फायदा हुआ कि जब मैं तुम्हारे ससुर जी के साथ गई तो सासी माँ ससुर जी में अच्छी बनने लगी थी। सासू माँ ने मेरे जाने की तैयारी भी खूब उत्साह से की थी। उन्होंने अपनी चांदी का कड़ा और गले की हंसुली उतारकर मुझे पहना दिया था, फिर मुझे रोते हुए विदा कर दिया। पहले मैं उसकी माँ बन गई थी और अब वह मेरी सासू माँ का फर्ज अदा कर रही थी। फिर 5 साल बाद मैं और तुम्हारे ससुर जी आ गए। अब सासू माँ बदल गई थी। पहले वाली सहमी डरी माँ अब बोल्ड हो गई थी। उसकी आवाज पूरे मोहल्ले में गूंजती। 2 देवर हो गए थे। मैं जब गई तो सासू माँ बहुत खुश हुई, मुझे गले से लगाकर खूब रोई। मुझे लगा ससुर जी शायद उसे परेशान करते हो। माँ, तुम ठीक हो ना? कोई परेशानी तो नहीं? ससुर जी तंग तो नहीं करते तुम्हें? मैं घबराई हुई न जाने क्या क्या बोलने लगी। माँ तब हंसने लगी। ना लाली, आपको देख अब मैं ठीक हूँ और अब आपके बाबूजी के साथ भी ठीक से रहती हूँ। ये देखिए आपके देवर, माँ के पीछे उन्हीं के जैसे 2 नन्हे नन्हे मासूम बच्चे छुपे जा रहे थे। ये तो बहुत प्यारे हैं, लेकिन आप रोई क्यों? तब ससुर जी ने बताया कि इतने दिनों बाद मुझसे मिलने के कारण वे दुखी थी। मैंने सबके लिए लाए उपहार पकड़ाए। माँ मेरे आगे पीछे कर रही थी, इतना ज्यादा कि बगल की चाची सास सब कहने लगी कि कितना कर लोगी, सौतेली बहू ही है। इस पर माँ का चेहरा उतर गया। वह अंदर चली गई। मैंने चाची सास पर गुस्सा किया और अंदर चली गई। देखा तो रो रही थी। फिर मैंने मनाया, माँ मैंने कुछ कहा तुम्हें जो रो रही हो? इन लोगों को बोलने दो, तुम्हारी अच्छाई बर्दाश्त नहीं हो रही इन्हें। छोड़ो इन सबको, मैं आई कुछ दिनों के लिए तो मुझे अच्छी यादें ले जाने दो। मैंने कहा तो माँ वही नन्ही माँ की तरह मेरी बाहों में सिमट गई। फिर तो माँ ने मेरी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे विनीता होने वाली थी तो मुझे कोई काम करने नहीं देती। तरह तरह की चीजें बनाकर खिलाती। गांव में होटल तो थे नहीं जो कुछ खरीद कर लाती, इसीलिए घर में के बने व्यंजनों का आनंद लेती। मैं देखकर दंग थी कि सासू माँ ने कितनी अच्छी तरह से अपनी गृहस्थी संभाल ली थी। मैं खुश थी। मैं गई थी तो माँ के खिलाफ सब मुझे भड़काने की कोशिश करते। ससुर जी को भी बाबूजी पर असर पड़ता भी, लेकिन मैं समझ रही थी सासू माँ ने बहुत झेला। इस कच्ची उम्र में एक करोड़पति का साथ ऐसे में गर्भभार, गृहस्थी और सबके विरोध का झेलना कोई साधारण कार्य नहीं था। लेकिन माँ ने सब झेला। आशा जी ने कहते कहते सांस ली।
उनके चेहरे पर सासू माँ के लिए अपार प्रेम और दुख भी झलक रहा था। साक्षी दौड़कर पानी ले आई। आशा जी ने पानी पिया और स्थिर हुई। मम्मी जी फिर दादी जी ने सबका सामना कैसे किया। साक्षी की उत्सुकता बढ़ रही थी। तभी दादी जी मंदिर से आ गई। क्या हुआ, सास बहू मिलकर मेरी चुगली कर रही हो? दादी सास जी की बात पर साक्षी चुप हो गई और आशा जी हंस पड़ी। माँ, कैसा रहा वहाँ सब? अच्छा था, सब भजन गा रहे थे तो मैं भी गाई। सब आपको पूछ रहे थे, दादी जी ने कहा। उस दिन फिर और कोई बात नहीं हो पाई। साक्षी बहुत सारे सवालों के साथ घूमती रही। फिर एक दिन दादी जी ने आकर कहा, लाली, रोहन की अम्मा गंगा स्नान के लिए जा रही है। मुझे भी कह रही है जाने के लिए। मैंने कहा पूछ कर बताऊंगी, क्या कहूँ उनको? दादी जी ने कहा तो आशा जी ने उन्हें आश्चर्य से देखा। मैं मना करूंगी तो तुम मान जाओगी माँ? जाओ, लेकिन अपने बेटे के आने से पहले ही चले आना। ये गुस्सा करते हैं, तुम इधर उधर भटकती हो। आशा जी ने कहा तो पहले उनका चेहरा उतर गया, फिर खुश हो गई। अच्छा, जाओ ना, उदास क्यों होती हो? गंगा स्नान पुण्य कार्य ही है। जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। आशा जी ने कहा तो दादी जी खुश हो गई। साक्षी ने जल्दी से नाश्ता बनाकर सबको खिला दिया। फिर खाना भी बनाया। अब वह निश्चिंत थी। सोचा कि अब आशा जी से जाकर दादी जी के बारे में बात करूंगी। तभी निखिल के कुछ दोस्त आ गए और वह उनकी आवभगत में लग गई। तब तक दादी जी भी आ गई। आते ही वह सबके साथ हंसी मजाक में लग गई। एकदम बिंदास रहती थी वह। उम्र का कोई प्रभाव नहीं था उनके ऊपर और ना ही किसी से भी बात करने में या मजाक करने में हिचकती थी। अरे केशव, तुम कब रसगुल्ला खिलाएगा मुझे? शादी करो जल्दी से, निखिल पापा बन जाएगा तब करेगा शादी। दादी जी की इस बात से सब चौंक उठे। हे बहू माँ बनने वाली है और मुझे खबर ही नहीं। आशा जी ने सोचा और अपनी प्रसन्न भरी नजरों से साक्षी को देखा। मैं तो शर्म से लाल हो गई। बड़ी मुश्किल से कहा, अभी ऐसी कोई बात नहीं, बस आशा जी बिगड़ गई। तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? क्या बोलना चाहिए? बच्चों सी बातें करती हो और ये मिठाई मिठाई करती है, लेकिन एक भी मिठाई छूती नहीं। आशा जी की डांट से दादी जी एकदम चुप हो गई। तो क्या हुआ, कोई अच्छी खबर हो तो मिठाई ही खाने की बात करते हैं ना। वही तो मैंने कहा। थोड़ी देर बाद कहा तो सब मुस्कुरा दिए। इधर साक्षी संकोच में पड़कर अंदर कमरे में चली गई। दादी जी भी पीछे से आई। दादी जी, आपने ऐसा क्यों कहा? अभी ऐसी कोई बात नहीं है, अब सब मुझे चिढ़ाएंगे ना, साक्षी ने कहा तो दादी जी भी संकोच में आ गई। अरे बेटा, वो तो मैं केशव को शादी करने को बोल रही थी, बीच में यह बात मुंह से निकल गई, माफ कर दो बेटा, लेकिन जल्दी से हमें पोते का मुंह दिखा ही देना। इन बूढ़ी आंखों को यही देखना है। दादी जी की बात पर साक्षी शर्मा गई। जो मुंह में आता है बोल देती है, बुढ़ापे में एकदम सटिया गई है ना माँ। पीछे से आशा जी पहुंच गई। अच्छा, अब हो गया ना, कितना आप बोल रही है। बहू चलो अब चाय बनाओ, मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है। अरे आप आइए, आपके बालों में तेल डाल दूं। इतने सुंदर बालों की कोई देख रेख नहीं करती। दादी जी की बात पर साक्षी चकित रह गई। आशा जी डांट रही थी, उसका कोई असर नहीं उन पर, और आशा जी भी भुनभुनाते हुए आकर उनके पास सामने बैठ गई। फिर दोनों माँ बेटी आपस में गांव की बातें करने लगी। दोनों प्रगाढ़ सहेलियों जैसी बतिया रही थी। दादी जी मम्मी जी के बालों में तेल लगा रही थी और साक्षी मुग्ध हो दोनों को देख रही थी। दादी जी की 3 संतान और थी, एक लड़की और 2 लड़के। लड़की की शादी उन्होंने खाते पीते घर में ही की थी। बेटे भी शादी करके दूसरे शहर में रहते थे। बस वह हमारे ही पास रहती है, क्योंकि उनकी पत्नी बहुत तेज तर्रार थी और दादी जी से तनिक नहीं बनती थी। साक्षी अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। उसे दादी जी के बारे में जानने की तीव्र इच्छा हो रही थी। बार बार उसकी कल्पना में छोटी सी दादी जी आती, जो एक प्रौढ़ से विवाह करने के लिए विवश की गई थी। छोटी सी बच्ची को विवाह होते ही अपनों से बड़ी लड़की की सास बन गई और अपने से बड़े लड़के की माँ। उन्होंने कोई और रिश्ता तो जाना ही नहीं होगा। क्या सोच रही है बहू? दादी की बात का बुरा लग गया क्या? अरे उसकी बात का बुरा मत मानना बेटा, उसके हृदय में कुछ नहीं रहता, बस मुंह पर नियंत्रण नहीं है।
जो मन में आया बोल देती है। आशा जी ने आकर कहा तो लेटी हुई साक्षी उठकर बैठ गई। नहीं मम्मी जी, मैं उनकी बात के बारे में नहीं बल्कि उनके बीते कठिन जीवन के बारे में सोच रही थी। इतना झेलने के बाद भी वो कितनी ऊर्जावान रहती है, चेहरे पर कोई सिकन नहीं होता, जबकि आप इतना डांट देती है। साक्षी ने बहुत आदर से कहा, हाँ बेटा, वह बहुत हिम्मत वाली है। यदि नहीं होती ना तो मुझे संभाल पाती और न ही मेरे देवर ननंद को। बहुत कष्ट से सबको पाला, ससुर भी एक समय सब छोड़कर पलायन कर गए थे। आशा जी ने कहा तो साक्षी के सामने एक और रहस्य खुला। लाली देखिए ना, उधर कोसी नदी के किनारे एक मेला लगा है। वो दीपू की माँ जा रही है, चलेगी। हे भगवान, सुबह ही गंगा स्नान से आई, अब फिर मेला घूमने जाएगी। कल चलना, मैं भी चलूंगी, आशा जी ने कहा। इस पर दोनों चौंक गई। आशा जी थोड़े भारी शरीर की, गेहुए रंग की सुदर्शना महिला थी। उनके घुटनों में दर्द रहता था, वे ज्यादा चल फिर नहीं पाती थी। जबकि दादी जी दिखने में गोरी चिट्टी लंबी छरहरी थी, दौड़कर कहीं भी चली जाती। दादी जी मेला देखना जाना चाहती थी तो आशा जी भी तैयार होती है जाने के लिए। सब हैरान हो जाते हैं। मम्मी, आपके घुटने में दर्द रहता है तो आप मेला कैसे जाएगी? निखिल ने कहा, चली जाऊंगी, तेरी दादी जी मेरी मालिश कर देगी ना। आशा जी ने कहा, हाँ हाँ, मालिश तो कर ही दूंगी, लेकिन लाली आपको परेशानी होगी, आप मत जाइए, मैं कल ही जाऊंगी। अब चलिए, आप बैठिए कमरे में, मैं आपके घुटनों की मालिश कर देती हूँ, कहकर दादी जी तेल लेकर कमरे में हाजिर हो गई। माँ को आग्रह करके ले गई। अब यह मानेगी थोड़े ही, ये जो मेरी माँ है ना, कहती हुई आशा जी उठकर चली गई। साक्षी मुस्कुराते हुए चाय बनाने चली गई, क्योंकि अब दादी जी को चाय की तलब लगेगी। दादी जी हर काम में परफेक्ट थी, उनमें फुर्ती भी गजब की थी। जिस दिन काम वाली नहीं आती थी उस दिन काम की खींचातानी हो जाती। आशा जी अपना काम करना चाहती और दादी जी भी चाहती कि सारा काम खुद कर लें। साक्षी बर्तन धोने जाती तो दादी जी बाल्टी और कपड़ा लेकर पोछा लगाने बैठ जाती। साक्षी कितना भी मना करती, वह सुनती नहीं। यही नहीं, पास पड़ोस में भी उनका सबसे बहुत लगाव हो गया था। जाकर गप्पे तो मारती ही, उनकी मदद भी करती। पूरे कॉलोनी में वह दादी जी के नाम से प्रसिद्ध थी। लेकिन एक आदत बहुत खराब थी, घर में उनसे कोई भी बात कही जाती वह जाकर बाहर कह आती। एक दिन आशा जी डॉक्टर को दिखाकर लौट रही थी, तभी कॉलोनी की मिसेज राय मिल गई। उन्होंने कहा, उनका हालचाल पूछा। आशा जी कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा आपको? और आपकी बहू कैसी है? उसको कहीं दिखला रही है या नहीं? समय से बच्चा हो जाए वही अच्छा है। उन्होंने कहा तो आशा जी सोच में पड़ गई। फिर उन्होंने कहा, सब ठीक है भाभी जी, बहू को भी बच्चा हो ही जाएगा, अभी कुछ महीने पहले ही तो शादी हुई है, कुछ दिन जीवन के आनंद लेने दीजिए। आशा जी ने कहा, हाँ लेकिन आपकी सासू माँ जी बहुत चिंता कर रही है। कल ही आई थी तो कह रही थी कि अभी तक बहू को बच्चा नहीं हुआ, चिंता होती है। मिसेस सीमा ने कहा तो आशा जी चौंक गई, लेकिन जाहिर नहीं किया। वो क्या है ना मिसेस सीमा, जब ईश्वर को देना होगा तो वह दे ही देगा, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं करती। रही बात माँ की तो उन्हें कुछ ज्यादा चिंता है। क्या किया जाए, गांव की है ना। आशा जी ने उन्हें निरुत्तर कर आगे बढ़ गई, लेकिन घर पर पहुंची तो गुस्से से साक्षी घबरा गई। क्या हुआ मम्मी जी, क्यों परेशान है? कब निकली दादी जी, कहाँ गई? करके आती है, आने दो आज उसका। कहाँ? यही सब कांड आशा जी ने कहा। उन्होंने क्या किया? क्या किया? जो किया वह उनके सामने बताती हूँ। आशा जी गुस्से से बोल ही रही थी कि दादी जी आ गई। आते ही शुरू हो गई, पता है लाली, वो कोने वाली जो नीलिमा है ना, उसकी बेटी का चक्कर एक लड़के के साथ चल रहा है। सारे मोहल्ले में अपनी परवरिश का ढोल पीटती फिर रही थी। उनका चेहरा एक नई रहस्योद्घाटन से चमक रहा था। साक्षी को हंसी भी आई। आशा जी ने बड़े ध्यान से उन्हें देखा। तुमको सभी यह सब पंचायत करके बहुत मजा आता है ना? माँ कॉलोनी में जाकर सबके साथ बैठकर यही सब काम करती है, क्या कहेगी सब? मैं कभी उनके साथ वह सब पंचायत करने कभी नहीं गई। फिर तुम? आशा जी की डांट सुनकर वह चुप हो गई, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है।
मैंने क्या किया है? लाली जो इतना आप सुना रही है। दादी जी सिर्फ अपनी बहू से डरती थी, आज वह बहू उनसे नाराज थी। क्या किया है आपने? मिसेस सीमा मिली थी, वह पूछ रही थी कि मेरी बहू को बच्चा होने में क्या दिक्कत है। आपकी सासू माँ बहुत चिंता कर रही है, तुम ये चिंता घर के अंदर ही कर लो तो अच्छा है ना, बाहर क्यों घर की बात की चर्चा करती हो। आशा जी गुस्से में बोलती रही और दादी जी चुपचाप सुनती रही। मम्मी जी अब छोड़िए ना, कितना दादी जी को सुना रही है, मेरे प्रति उनकी कोई गलत भावना थोड़ी ना है। साक्षी ने सांस को शांत करते हुए कहा और दादी जी की ओर देखा। वो शर्मिंदा थी। अच्छा माफ कर दीजिए लाली, अब मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। दादी जी ने जाकर माफी मांगी। फिर आशा जी का गुस्सा ठंडा हुआ। अगले दिन दादी जी की सुबह से बहुत उत्साही थी। साक्षी के साथ मिलकर रसोई की तैयारी शुरू कर दी। बहुरिया क्या सब्जी बनवाओगी? बताओ मैं काट देती हूँ। क्या बात है दादी जी, आज सुबह सुबह ही आ गई? साक्षी ने पूछा। आशा जी मुस्कुराई। आज दादी जी को मेला जाना है तो फुर्ती देखने काबिल है। ऐसे वे हर समय फुर्ती से भरी रहती है, लेकिन आज घूमने जाना है तो चाहती है कि हर काम करके रख लेना चाह रही है। दादी जी आप रहने दीजिए ना, क्यों परेशान हो रही है, मैं हूं ना, कर लूंगी। साक्षी ने कहा। लेकिन दादी जी, हड़बड़ी में सब काम करने के चक्कर में अपनी उंगली काटवा ली। दादी जी आ जाइए ना आप, ये देखिए आपने अपनी उंगली काट ली है, कहकर साक्षी जल्दी से उंगली पर पानी डालने लगी। उसे रुई से पोंछकर तुरंत बैंडेड लगा दिया। फिर उन्हें ले जाकर सोफे पर बैठा दिया। आप चुपचाप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ, तब तक हिलिएगा नहीं। साक्षी प्यार से डांट कर चली गई। फिर जल्दी से चाय बना कर लाई और उन्हें दिया। दोपहर के भोजन तक दादी जी अपनी उंगली के दर्द को भूलकर आशा जी की सेवा में लग गई। यह देख सब मुस्कुराने लगे। माता जी कहाँ हैं? तैयार हो गई? चलिए मैं आ गई आपको लेने। आशा जी ने देखा दीपू की माँ थी। हाँ मैं तैयार हूँ, चलो। दादी जी तुरंत बाहर आ गई। आशा जी ने कुछ पैसे दे दिए। जाओ जल्दी आ जाना, अपने बेटे के ऑफिस से आने से पहले आ जाना, आशा जी ने कहा तो उन्होंने सिर हिलाया और तेजी से निकल गई। जब साक्षी लौट जाकर लेट गई, सबको खिला पिलाकर आराम करने का ही समय था, तभी रजिस्ट्री लेटर लिए पोस्टमैन आया तो सबकी नींद में खलल पड़ गया। आशा जी ने लेटर लेकर साक्षी को दिया। क्या है बहू, खोल कर देखो ना, आशा जी ने कहा तो साक्षी ने खोला और एक निमंत्रण पत्र निकालकर उन्हें थमाया। ये तो गौरी की बेटी की शादी का निमंत्रण है, आशा जी ने कहा। अच्छा, बुआ जी की बेटी का? मम्मी जी आप तो जाइएगा ना, केवल मैं क्यों, तुम भी चलना। कैसे जानोगी पहचानोगी अपने रिश्तेदारों को? शादी ब्याह तो एक आयोजन है जहाँ सारे रिश्तेदारों से आपस में मिलना होता है। बहुत अच्छा लगेगा बहू, चलोगी ना हमारे साथ? आशा जी ने बहुत प्यार से पूछा। जी मम्मी जी जरूर जाऊंगी, लेकिन मम्मी जी आपने जो उस दिन दादी जी की कहानी सुना रही थी वह पूरी नहीं हुई थी, आज सुनाइए ना। साक्षी ने आशा जी को आग्रह किया। तुमको दादी जी में बहुत रुचि हो रही है, क्या बात है? देखिए मम्मी जी, दादाजी का इतनी कम उम्र की लड़की से विवाह करना कितना गलत था। दादी जी के सारे अरमान तो मिट्टी में मिल गए होंगे, इसीलिए तो अपनी अपूर्ण आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए आज कभी मेरे साथ जाना चाहती है तो कभी आंटी के साथ, साक्षी ने कहा। आशा जी उसे देखती रह गई। तभी साक्षी दूसरे कमरे में गई और तेल की शीशी लेकर आई। मम्मी जी आइए, आपके घुटनों की मालिश भी कर देती हूँ और आप मुझे दादी जी के बारे में भी बताइए, कहकर वह आशा जी की मालिश करने लगी। तुम तो एकदम माँ के पक्ष में हो बहू, कहकर उन्होंने बैठे बैठे ही आंखें मूंद ली। साक्षी मालिश करने लगी। मम्मी मुझे उनके दर्द से दर्द महसूस होता है, कैसे सहन किया होगा उन्होंने सब, इसीलिए सब जानने की इच्छा हो रही है, साक्षी ने कहा तो आशा जी ने आंखें खोल बहू को निहारा और कहना शुरू किया। मैं जब माँ के पास गई तो वो माँ बनने वाली थी तो वह बहुत खुश हुई। हर किसी से कहती कि मेरी बड़ी बहू आई है, मेरा पोता आया है, उसकी खुशी छलकती रहती उसकी बातों से, उसके कार्यों से। कहते कहते आशा जी उन दिनों में खो सी गई। लाली आप इस बार यही रहिए, मेरी पोती आने वाली है, घर में लक्ष्मी आने वाली है, माँ कह रही थी और मैं उसकी बात सुन रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन माँ ये कैसे पता कि लड़की ही होगी, लड़का भी हो सकता है ना?
मेरा मन कह रहा है लाली कि इस बार हमारी पोती ही आने वाली है। मैं तो ढोल बजाऊंगी, सोहर गाऊंगी, सबको नचाऊंगी। लाली आप इतने साल बाद आई है, मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। माँ के उत्साह का ठिकाना नहीं था। इस बार निखिल के पापा की ट्रेनिंग थी तो लंबे समय के लिए वे चले गए थे, इसीलिए इस बार मुझे मौका मिल गया रहने का। इसके बाद मैं जब तक रही, माँ मेरा बहुत ख्याल रखी। गुड्डे गुड़िया जैसा मेरा देवर ननंद भी मेरे आगे पीछे घूमते रहते, मुझे भाभी भाभी कहते रहते। मेरा निखिल भी उन लोगों से घुल मिल गया था। आशा जी ख्यालों में खोई हुई अपनी आप बीती बहू साक्षी को सुनाई जा रही थी और साक्षी ध्यान से सुन रही थी। अब छोड़ दो, बहुत मालिश हो गई है, अब बैठ मेरे पास, बाकी का सुनाइए ना मम्मी जी। साक्षी ने एक कुशन आशा जी को दिया और एक खुद लेकर आराम से बैठ गई। आशा जी फिर से अतीत में चली गई। याद आता गया वह दिन जब अचानक खबर आई कि माँ बीमार है। गांव से भाई संदेश लेकर आए और साथ कहा जाने के लिए। सासू माँ तो दुखी हो गई आशा के जाने से, लेकिन क्या करती, मना भी नहीं कर सकती थी उन्हें जाने से। लाली, आकाश, आशा के पति भी आ जाते तो अच्छा रहता। मायके में इस अवस्था में कौन देखेगा आपको। मुझे चिंता हो रही है। माँ की चिंता कम नहीं हो पा रही थी। बगल से एक चाची सास आ गई। इस अवस्था में अपनी बहू को घर से निकाल रही हो, उसके मायके भेज रही हो, दिखा दिया ना सौतला व्यवहार। आप ऐसा क्यों कह रही है चाची सास? मेरी माँ बीमार है इसीलिए जा रही हूँ। देखिए मेरा भाई आया है मुझे लेने। माँ को आप कुछ मत कहिए, माँ मेरा इतना ख्याल रखती है, आशा जी ने चाची को कहा और जाकर माँ के गले से लग गई। माँ तुम दुखी मत हो, हम दोनों इतने अच्छे से रहते हैं, यह देख बर्दाश्त नहीं होता सबको। माँ भीगी आंखों से ही मुस्कुरा उठी। हाँ लाली, आप मेरी बड़ी बहू है, आपने मुझे माँ कहकर ममता का एहसास दिलाया। आज आपके छोटे देवर और नंद भी आ गए हैं तो क्या आपका महत्व कम हो जाएगा? कभी नहीं होगा ऐसा। माँ की आंखें फिर छलछला गई। माँ अब जाने दो, कहकर वह निकल गई। भाई के साथ मायके पहुंची तो माँ बीमार थी ही, साथ ही बहन को देखने लड़के वाले भी आने वाले थे। माँ बीमार थी इसीलिए आशा जी आते ही रसोई में घुस गई। नन्ना निखिल भी अनमना सा घूमता रहा, वह उस पर ध्यान भी नहीं दे पाती। बहन की शादी ठीक हो गई, अब निखिल पर आशा जी का ध्यान नहीं दे पाती थी और गर्भावस्था के कारण खुद भी थक जाती थी। ऐसे में सासू माँ की याद उन्हें बहुत आती थी। माँ कुछ करने नहीं देती थी, निखिल का भी ध्यान रखती थी। देवर ननंद भी इसको खिलाते रहते थे। ननंद तो निखिल को छोड़ती ही नहीं थी। लेकिन बहन की विदाई होते ही आशा जी की तबीयत गड़बड़ाने लगी। विदाई के बाद उन्हें पास के शहर में अस्पताल में ले जाया गया। माँ तो एकदम परेशान हो गई। उन्होंने देखा था आशा जी को सब कुछ संभालते हुए। हालांकि आने के बाद वे उन्हें ज्यादा कुछ करने नहीं देती थी, फिर भी काम वह भी शादी घर में बढ़ा हुआ ही रहता था। डॉक्टर देखकर ही गुस्सा हो गया। ऐसी अवस्था में उन पर काम का इतना ज्यादा दबाव क्यों दिया गया? निखिल के पापा अपराधी भाव से सब सुनते रहे। कुछ दिन आशा जी अस्पताल में रही, रक्त भी चढ़ा उन्हें। अब निखिल के पापा बोले कि अब इसे मैं अपने पास ही ले जाऊंगा। डॉक्टर ने मना किया कि लंबा सफर नहीं करना है। तब माँ अड़ गई। लाली मेरे साथ जाएगी, मैं सेवा करूंगी इनकी। आकाश जी आप लाली की चिंता छोड़ दीजिए। माँ की बात पर आशा जी ने भी हाँ की मुहर लगा दी। माँ ने कुछ नहीं कहा। फिर आशा जी को लेकर माँ ससुराल आ गई। डॉक्टर ने सब समझा दिया। निखिल के पापा पत्नी के साथ घर आए और जब उनकी हालत इस तरह हो गई तब वह चले गए। इधर माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। माँ गांव में घर से बाहर नहीं निकलती थी। सिर पर घूंघट रखकर बहु जरूरत होने पर ही वह बगल में चाची सास के यहाँ जाती। वह कभी गांव में अपने खेतों पर भी नहीं गई थी। वह देखने में भी बहुत सुंदर थी, काम करने में सबसे आगे रहती, ससुर जी के साथ भी बहुत खुश रहती। अब आशा जी आ गई तो उनका सारा समय उनकी देखभाल और बातों में ही कट जाता। वह तो निहारती रहती और याद करती कि माँ किस तरह आई थी और आज कैसी एक पूर्ण गृहिणी की तरह सब संभाल रही थी। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।